हाय, मैं हूं चंदन कुमार और आज हम सीखेंगे आईटीएस के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए इस टॉपिक का पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर आगे बढ़ करके इस चीज़ को जानेंगे कि यह क्या है और इससे इस चैप्टर में किस तरह के प्रश्न आएंगे और उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे आसानी से। तो यहाँ देखेंगे, इसे शॉर्ट में आईटीएफ कहा जाता है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म हुआ वह है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, इन्वर्सिबल फंक्शन कैसे होता है, मीन्स इन्वर्सिबल फंक्शन क्या है, फिर इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे जो पहला टॉपिक होगा वह ये है इन्वर्सिबल फंक्शन। When a function one and onto, then that function is called इन्वर्सिबल फंक्शन। अर्थात वह फंक्शन जो वन फंक्शन हो और इसके साथ साथ ऑनटू फंक्शन हो, तो वैसे फंक्शन को हम इन्वर्सिबल फंक्शन कहते हैं। ऐसे जनरली देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन और ऑनटू नहीं होता है। उस फंक्शन को वन और ऑनटू में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो चलिए यह जानेंगे कि कैसे यह काम करता है और क्या क्या इस पर क्या क्या इसके कंडीशंस हो सकते हैं, उन सभी कंडीशंस को सीखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। कह रहा है कि लेट एफ इज ए फंक्शन एक्स इंटू वाई इज अ वन एंड ऑनटू फंक्शन, देन फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू वाई there exists an unique elements x belongs to x such that f of x is equal to y। अर्थात कोई फंक्शन f कोई फंक्शन x से y में हो और वह वन ऑनटू फंक्शन हो, तो प्रत्येक y एलिमेंट्स के लिए एक यूनिक एलिमेंट्स x सेट x में कोई x होना चाहिए, तब यह फंक्शन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कहा जाता है। और यह तब वह फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू यदि y हो, तो इसे जब हम आगे लेकर चलेंगे, यानी कि हम करें क्या, अब x को यहाँ रहने दें, f को दूसरे तरफ लाएंगे तो वह इनवर्स में बदल जाएगा, अर्थात f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ आपको यहाँ देखा जा रहा है, देख सकते हैं, इसी f ऑफ x इज इक्वल टू वाई यदि कोई फंक्शन हो, तो यहाँ हम थोड़ा डोमेन रेंज की बात कर लें। तो डोमेन रेंज में होता क्या है कि इस x को, इस फंक्शन में x को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और यहाँ y जो हुआ इसे हम रेंज बोलते हैं। तो अब यहाँ देखा जाए, जब यह इनवर्स हो गया है, इनवर्स हुआ है, तो इस कंडीशन में x बराबर क्या मिला हमें, f इनवर्स ऑफ y। अब यहाँ देखेंगे तो ऐसे कंडीशन में यहाँ y जो है यह डोमेन हो जाएगा और यहाँ x जो है यह रेंज हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ देख रहे हैं कि f का यहाँ ध्यान रखने वाली बात होगी और इसे याद भी रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि यहाँ f का डोमेन, यानी कि हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, f का डोमेन कितना है, x है। तो यहाँ देखेंगे f इनवर्स का डोमेन क्या है, सॉरी रेंज क्या है, x है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f इनवर्स, अर्थात जो f का डोमेन है वही f इनवर्स का रेंज हो जा रहा है, अर्थात यह जो वैल्यू है x के बराबर।
और फिर देखा जाए दूसरा, अगर बात करें रेंज ऑफ एफ की, तो वह कितना के बराबर हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। अब देखेंगे इस फंक्शन में अगर हम बात करें, इस फंक्शन में इसका रेंज कितना है तो y है, और इसमें देखा जाए इस फंक्शन में इसका डोमेन कितना है तो y है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मिल रहा है कि f का जो रेंज होगा वह डोमेन होगा f इनवर्स का, अर्थात यह जो वैल्यू होगा y के बराबर। चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आएंगे, और फिर इसके लिए जो डाटा है, टेबल है, उसको भी हम तैयार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे, अभी हम जस्ट सीखे हैं क्या कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो इसे लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y लिख सकते हैं। अगर यह कंडीशन दिया हो तो हम इसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ सिंपली सी हम फंक्शन ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस पर बात करें तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, यदि अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, देन क्या लिख सकते हैं आप बताइए, अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ क्या करते हैं, थीटा को इधर रहने देते हैं, साइन को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अल्फा। सिमिलरली अगर अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो, इसे क्या लिख सकते हैं, वही प्रोसेस, थीटा को इधर रहने देते हैं, कॉस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अल्फा। अर्थात जब यह कंडीशन दिया होगा तो यह सही होगा, और यह दिया होगा तो यह सही होगा, तो हम बाय इंप्लाइज का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही बाकी सभी ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज के लिए हो जाएगा, कॉस के बाद हो जाएगा tan अल्फा, tan थीटा, देन tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू थीटा, सिमिलरली अल्फा। ऐसे तो आप बाकी लिख ही लेंगे, तो यहाँ इसी तरह बाकी सबका हम यूज कर सकते हैं। अब इसी फंक्शंस को अगर यहाँ यह ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है तो यह क्या हुआ, आपका इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ दूसरे तरीका से यह बात किया जा सकता है कि अगर मैं पूछूं कि साइन इनवर्स 1/2, अर्थात 1/2 की बात करें तो यहाँ देखेंगे अल्फा की बात किया गया है, तो अल्फा क्या है, कोई नंबर होगा, और थीटा क्या है, कोई एंगल होगा। सिमिलरली तो यहाँ अल्फा की बात नंबर के रूप में हम किए हैं, तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा, अर्थात इसका मतलब यह है कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन आप बताइए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, अर्थात 30 डिग्री को ही हम रेडियन में लिखें तो हम π/6 लिख सकते हैं। वही क्वेश्चन दूसरे रूप में ऐसे भी पूछ सकता है कि साइन इनवर्स, साइन ना लेकर के हम कॉस का यूज करते हैं, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर कितना। तो आपको एक बार मेमोराइज करिए, एक बार अपने मेमोरी को उसमें से सर्च करिए कि क्या मिल रहा है कि cos इनवर्स √3/2, cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, आपको याद होगा कि cos 30 डिग्री का ही मान √3/2 होता है, अर्थात इसका भी मान π/6 हुआ। वैसे ही मैं बात करूं कि tan इनवर्स 1 बराबर कितना, तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ आसानी से आप 45 डिग्री अर्थात π/4 का यूज कर सकते हैं। तो ये रहा। अब इस पर हम विधिवत जानकारी लेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे। इसके बाद हम एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का चार्ट बना रहे हैं, उसको आपसे उम्मीद होगी कि उसे याद रखेंगे। ITF जो है इसका जो मेन हिस्सा है, मुख्य हिस्सा है, वह है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर आप इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद रखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो यह क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी डोमेन और रेंज।
अगर साइन इनवर्स की बात करें तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1 और रेंज हो जाएगा -π/2 to π/2। वैसे ही कॉस का आप देख सकते हैं tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का। अब यहाँ कुछ समानताएं हैं, कुछ इजी वे है, आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इन दोनों का संबंध एक दूसरे से, डोमेन के अकॉर्डिंग इन दोनों का संबंध एक दूसरे से है, इन दोनों का संबंध एक दूसरे से है और इन दोनों का संबंध एक दूसरे से है। लेकिन वही जब रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ देखेंगे साइन के साथ साथ आपका tan और साथ ही साथ आपका कोसेक, यह तीनों एक जैसा मिल रहा है क्योंकि यहाँ देखेंगे -π/2 to π/2, इसमें भी -π/2 to π/2 और -π/2 to π/2। उसी तरह यहाँ देख लेंगे कॉस, कॉट और सेक एक जैसा है, तो इन तीनों का अगर हम देख लें तो देखेंगे 0 to π, 0 to π, 0 to π। तो थोड़ा सा यही कॉमन सेंस का यूज करके हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और इसके इंटरवल्स के साथ साथ मीन्स कौन किसमें क्लोज इंटरवल्स है, किसमें ओपन इंटरवल्स है और किसमें से छोटी छोटी बातों का ध्यान करके हम आसानी से इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए इसका यूज अब हम क्वेश्चन करते समय कैसे करेंगे, तो चलिए इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं अभी। चलिए अब हम सीखेंगे एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें। तो चलिए ध्यान देते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, अर्थात साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या हुआ। तो सबसे पहले आप जो दिए गए चार्ट, अभी जो मैं चार्ट बताया था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताया था, उस अगर वहां देखेंगे तो हम जानते हैं क्या, यहाँ हम लिख सकते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच PVB, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इज -π/2 to π/2। अर्थात इसका मतलब यह है कि जब भी हम इसका सॉल्यूशन साइन इनवर्स का सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा उसी के बीच से होगा। तो कैसे हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे, अब इसके प्रोसेस पर चलते हैं। तो अब यहाँ लिखते हैं क्या, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 = थीटा। अब आपको पहले बता चुके हैं कि साइन को जब दूसरे तरफ लाते थे तो साइन इनवर्स हो जाता था। अगर वही प्रोसेस यहाँ अपनाए, साइन इनवर्स को जब दूसरे तरफ लाएंगे तो वह साइन में निश्चित रूप से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ लिख लेते हैं -1/2 और साइन इनवर्स है दूसरे तरफ भेजें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, माइनस को रहने देते हैं। अब 1/2 साइन कितना रेडियन का मान होता है, अपने मेमोरी में सर्च करिए और यहाँ आपको मिलेगा क्या कि साइन π/6 = 1/2। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 के बदले में साइन π/6 और बराबर में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। कहाँ से लिखे, चूंकि सिंस 1/2 होता है साइन π/6, यही ना नया चीज इसमें आया है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जो वैल्यू है वो माइनस में नहीं है, लेकिन इधर का जो वैल्यू है वो माइनस में है। तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या जानते हैं, आपको एक चीज पता होगा कि साइन -θ = -sin θ। तो आप यहाँ देखेंगे -sin θ को sin -θ तो लिख ही सकते हैं ना। जब sin -θ को -sin θ लिख सकते हैं तो sin -sin θ को sin -θ तो लिख ही सकते हैं। तो जब इसका यूज हम करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, sin -π/6 = sin θ। अब यहाँ क्या मिला हमें, अब आप देख सकते हो, जब इसको हटा दें, कंपैरिजन करें, दोनों का तुलना करें तो हमें क्या मिलता है, सो
थीटा के बदले में, यहाँ थीटा के बदले में हमें क्या मिलता है, π/6। अर्थात अब यहाँ -π/6 जो वैल्यू मिला वह इसके बीच से आता है कि नहीं आता है। यदि आ गया तो हमारा आंसर सही है, अगर नहीं आया तो गलत मानेंगे। तो आप इसको रेडियन में से अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -90 से 90। और यहाँ -π/6 का मतलब है -30 डिग्री। आप बताइए -30 डिग्री -90 और 90 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो निश्चित रूप से आ रहा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ थीटा का जो वैल्यू है वह कितना के बराबर है, sin इनवर्स -1/2। कितना बराबर माने हैं, थीटा बराबर sin इनवर्स -1/2। तो थीटा के बदले में इतना लिख लें। और यहाँ क्या है, -π/6। यह निश्चित रूप से कहाँ से आता है, बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो यह हमारा हुआ आंसर। और इस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं एनसीईआरटी का सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो सिंपली से वही प्रोसेस हम अपनाएंगे। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे क्या, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज। आप बताइए तो कमेंट करिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। तो यहाँ है, आप जानते हैं 0 to π। अर्थात जब भी हमारा इसका आंसर आएगा वह 0 और π के बीच का होगा। 0 और π तक, 0 से लेकर π तक के बीच का कोई वैल्यू होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए भी वही प्रोसेस सेम जैसा पिछले क्वेश्चन का था। लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू cos। अभी बताए थे ना, cos इनवर्स है, दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos को उधर से लाएंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा। तो इसी तरह से जब इसको भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, आप बताइए, cos थीटा, सिंपल। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलें तो आप मेमोरी में सर्च करिए कि √3/2 cos कितना रेडियन का मान होता है। तो आपको याद होगा cos π/6 इज इक्वल टू √3/2। cos π/6 इज इक्वल टू यानी cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ हम √3/2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/6 इज इक्वल टू मिला है हमारा cos थीटा। फिर अब कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन जैसे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू π/6। फिर बताइए थीटा को हम क्या माने हैं, थीटा किसको माने हैं, तो माने हैं क्या, cos इनवर्स √3/2। और यह कितना के बराबर हो जाएगा, π/6 के। और π/6 अब आपको सर्च करना है, देखना है कि π/6 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आता है कि नहीं आता है। तो π/6 का मतलब है 0 से 180 और 0 to π का मतलब है 0 से 180 और π/6 का मतलब है 30 डिग्री। तो आप बताइए 0 और 180 के बीच में 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। जब होगा तो निश्चित रूप से यह कहाँ से आता है, 0 से π के बीच से आता है। तो इस तरह से यह हमारा आंसर प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखेंगे जो थर्ड क्वेश्चन है वह है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स √2। तो सिंपल है, एकदम सेम प्रोसेस का यूज करेंगे। और यहाँ फिर हम वही चीज लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद होगा क्या, हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को लिखें, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स √2 कोसेक इनवर्स x
इज, बताइए कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है? तो आपको याद होगा 0 to पाई, और इसमें क्या नहीं होगा, पाई/2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यही है ना इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब यहाँ जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यह है तो सॉल्यूशन क्या होगा? इसके बाद हम लिखेंगे क्या, लेट कोसेक इनवर्स रूट 2 इज इक्वल टू थीटा। फिर वही काम, कोसेक इनवर्स इधर है, दूसरे तरफ इसको भेजें तो कोसेक हो जाएगा कोसेक थीटा, अर्थात √2 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। फिर आप बताइए कोसेक कितना डिग्री का मान, कितना रेडियन का मान √2 होता है? तो मेमोराइज करिए, मीन्स मेमोरी में सर्च करिए। आप यहाँ देखेंगे क्या कि कोसेक पाई/4 यानी कोसेक 45 डिग्री बराबर √2 होता है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू कोसेक थीटा सिंस, आप बताइए √2 के बदले में इतना लिखे हैं, इसका कारण क्या है कि √2 इज इक्वल टू कोसेक पाई/4, इसी के चलते ना लिखे हैं। तो आप बताइए पुनः एक बार कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू पाई/4, थीटा बराबर पाई/4 मिल गया। और अब यहाँ देखेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात 4 नंबर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3। इसको कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान है, सेम प्रोसेस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, प्रोसेस में कोई परिवर्तन नहीं, बस वैल्यू में परिवर्तन होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम जानते हैं, मेमोराइज कर चुके हैं, अर्थात वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स एक्स इज -पाई/2 पाई/2, अर्थात यहाँ क्लोज ओपन इंटरवल्स का यूज हुआ है, -पाई/2 पाई/2। अब यहाँ देखेंगे जब यह प्रोसेस यहाँ तो लिख लिए, अब यहाँ आगे का जो प्रोसेस होगा क्या होगा, इसके बाद हम मानते हैं लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। पुनः वही प्रोसेस, tan इनवर्स है दूसरी तरफ भेजे, जैसे दूसरी तरफ भेजेंगे यहाँ क्या होगा, -√3 इज इक्वल टू tan थीटा। कोई डाउट? फिर आप यहाँ याद करें उस चीज को, एक बार रिकॉल करिए कि √3 कितना डिग्री का मान होता है, tan कितना का मान। तो आप जानते होंगे कि -tan पाई/3 अर्थात 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √3 के बदले में tan पाई/3 अर्थात, और फिर इसके बाद tan थीटा, सिंस √3 इज इक्वल टू tan पाई/3। यह तो क्लियर हुआ ना, माइनस का माइनस लिख दिए, √3 के बदले में tan पाई/6 इज इक्वल टू tan थीटा। फिर बात करें, अब यहाँ माइनस है, इधर माइनस नहीं है, समस्या तो है। इस समस्या का सॉल्यूशन भी हमारे पास है, और हम क्या कर लेते हैं, एक तरीका फॉर्मूला आप लोग सीखे होंगे कि tan -थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। तो आप बताइए tan थीटा को -tan थीटा लिख सकते हैं, तो -tan थीटा को tan थीटा तो लिख ही सकते हैं ना। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, माइनस को हटाने के लिए हम लिख लेंगे tan -पाई/3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ कंपैरिजन किया जाए दोनों का कंपैरिजन करने के बाद थीटा इज इक्वल टू -पाई/3। अब यहाँ देखेंगे थीटा हम किसको माने थे, तो माने हैं किसको, tan इनवर्स -√3 को, और tan इनवर्स -√3 बराबर क्या मिला हमें, -पाई/3 मिला। और आप देखेंगे -पाई/3 इसका मतलब है -90 और 90, अर्थात -पाई/2 का मतलब है -90 और 90। तो
आप बताइए, यहाँ ना माइनस 90 को यूज करेंगे ना ही 90 को यूज करेंगे, इसके बीच के टोटल वैल्यू को यूज करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ इसके बीच के जो वैल्यू को यूज करेंगे तो आप बताइए -π/3 बराबर कितना हुआ, -60 डिग्री, और -60 डिग्री इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आ ही रहा है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है यह क्या आ रहा है, -π/2 to π/2। अब इसके बीच से आ रहा है, इसलिए हमारा यह आंसर। जैसा कि अभी हम 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं और यहाँ देखेंगे कि 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि cos इनवर्स -1/2, tan इनवर्स, छठा कह रहा है tan इनवर्स -1, 7वां है sec इनवर्स 2/√3। वैसे नेक्स्ट यहाँ 10 तक क्वेश्चन जो भी दिए हैं, इसके लिए भी मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप पर कि आप इस बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन आसानी से कर लेंगे। सेम प्रोसेस होगा, cos इनवर्स का, tan इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखते जाना है, उसको कन्वर्ट करके सीधा करना है, फिर उसके बीच का जो आंसर वैल्यू होगा उसको फाइंड करके लिख लेना है। जैसा कि अभी मैं 4 क्वेश्चन में ट्राई किया था, बताया था आपको। तो मुझे विश्वास है कि आप चारों बाकी जो 6 क्वेश्चन यहाँ बच रहे हैं उसको अभी आप कर लेंगे। अब यहाँ जो 11 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में है। अब यहाँ कंक्लूड मीन्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आप समझ सकते हो कि यहाँ 3 वैल्यू एक ही साथ दे दिया है, तो हम क्या करेंगे। यानी कि यहाँ दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, तीनों का वैल्यू हम मीन्स यह जो लेंदी प्रोसेस है इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन भी हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब इसी का सॉल्यूशन करना है ना, तो चलिए सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको हटाते हैं, पुनः इस पर बात करेंगे। अब यहाँ देखेंगे इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, क्योंकि हम इसके लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या हो जाएगा, लेट डायरेक्ट लिखेंगे क्या, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब यहाँ देखेंगे 3 वैल्यू है, तो यहाँ इसका भी हम क्या लिख लेते हैं, एक मान लेते हैं θ1, दूसरे को मान लेते हैं θ2 और तीसरे को मान लेते हैं θ3। एक वैल्यू रहता था तो थीटा मानते थे, लेकिन यहाँ 3 वैल्यू है तो उसको हम θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 के रूप में मान लिए। अब यहाँ देखेंगे, सो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना होगा, θ1। फिर आगे जब बात करेंगे इसको दूसरे तरफ ले चलेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 1, tan दूसरे तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, tan θ1। अब 1 tan कितना डिग्री का मान होता है, कितना रेडियन का मान होता है, तो आपको पता ही होगा, tan π/4 अर्थात tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम क्या लिख लिए, 1 के बदले में tan π/4 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, tan θ1। सो बाय कंपैरिजन, तुलना करने के बाद हमें क्या मिलता है, θ1 इज इक्वल टू π/4। एक तो वैल्यू मिल गया, अगेन पुनः अब देखेंगे कि cos इनवर्स -1/2 है, वह कितना के बराबर है, θ2 के बराबर है। जब θ2 के बराबर है तो वही प्रोसेस होगा, cos को दूसरे तरफ भेजें तो यहाँ क्या होगा, -1/2 इज इक्वल टू cos θ2। फिर यहाँ माइनस को हटाना है, -1/2 कितना का मान होगा, तो π/3 का मान, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, माइनस का माइनस 1/2 के बदले में 60 डिग्री, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो निश्चित रूप से 1/2 के बदले में 60 का यूज हम π/3 के रूप में कर रहे, रेडियन के रूप में।
तो cos पाई बाई 3 इक्वल टू 1/2 होता ही है, और यहाँ क्या मिला cos थीटा 2। फिर क्या करते हैं हम, अब यहाँ माइनस को हटाना है। माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ एक फॉर्मूला को याद रखना होगा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा का यूज करेंगे। तो जब इसका यूज करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस, अब थीटा के बदले में यहाँ क्या है माइनस कॉस, इसे थीटा माने माइनस कॉस थीटा, तो थीटा के बदले में क्या है पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2। अब यहाँ देख लेते हैं मिला क्या हमें, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, कॉस पाई से पाई बाई 3 अगर हम घटा लेते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2, अर्थात थीटा 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। क्लियर, थीटा 2 का भी वैल्यू हम फाइंड किए। अब नेक्स्ट जो बच रहा है वह क्या है, अगेन पुनः क्या मिल रहा है हमें साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा 3। फिर इसका भी सॉल्यूशन सेम वही प्रोसेस होगा जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो क्या होगा बताइए, -1/2 -1/2 इज इक्वल टू मिला हमें साइन थीटा 3। फिर क्या मिलेगा -1/2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं साइन कितना डिग्री हम बताइए, साइन पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री बराबर 1/2 इज इक्वल टू लिखेंगे साइन थीटा 3। नेक्स्ट अब माइनस को पुनः यहाँ हटाना है, यहाँ इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन थीटा 3। अब फिर कंपैरिजन करें तो हमें क्या मिला, थीटा 3 के बदले में मिलता है क्या थीटा 3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। तो इस तरह से हमें क्या वैल्यू मिल गया, थीटा 1 का वैल्यू मिल गया यहाँ, फिर यहाँ हमें थीटा 2 का वैल्यू मिल गया, और पुनः यहाँ हमें थीटा 3 का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चंस में हमें यह चीज आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस में कह रहा है क्या, अर्थात सो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का ही ना वैल्यू हमें फाइंड करना। तो यह वैल्यू कितने के बराबर है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, और जब इतना के बराबर है तो आपको यहाँ मिल ही गया है। थीटा 1 बराबर देखें तो पाई बाई 4 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना मिला है 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा 3 इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। अब बाकी को हटा लेते हैं, जैसे हटाएंगे हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, ऐसे ले लेते हैं 4 3 6 का एलसीएम 12 हो ही जाएगा, 4 3 12 3 पाई प्लस 8 पाई और प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -2। अब यहाँ जब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 8 3 11 पाई -2 पाई अपॉन 12। क्लियर है। अब 11 पाई से 2 पाई को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 9 पाई अपॉन 12। अब आसानी से चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 3 से करें तो 3 और यहाँ 4, अर्थात 3 पाई अपॉन 4 आपका आंसर मिलता है। तो चलिए
इस तरह से आप अभी तक के क्वेश्चन यानी 11 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए, और आगे के क्वेश्चन के साथ हम पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।